A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों? कैसे हो बच्चों? ठीक है। ठीक हो? वैक्सीनेशन करवा लिया ना सबने? यस सर। जो भी बाकी है, अगर कोई बाकी है तो करवा लो ताकि सेकंड डोज टाइम से लग जाए और जैसे स्कूल रीओपन होते हैं आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में फिर आ पाओ। गवर्नमेंट की जैसे भी गाइडलाइंस आती हैं अभी तक तो यही है कि अगर डबल डोज लग चुकी है तो फेब मंथ से आपको परमिशन मिल जाएगी। अब आगे जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो पता लगते रहेंगे आप लोगों को, लेकिन आप अपने पार्ट से तो अपनी ड्यूटी तो फुलफिल करो पूरी। आपकी 2 डोज लगाने की जो ड्यूटी है तो टाइम से लगवाओगे तो सेकंड डोज का टाइम जनवरी मंथ में ही आ जाएगा। अगर आप लोगों ने लगवा ली फर्स्ट वीक में ही लगवा ली जनवरी के, तो फिर आराम से जनवरी एंड तक आपका सेकंड डोज का टाइम ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हम कर चुके थे ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट, हम कंप्लीट कर चुके थे। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। वहां पे कोई डाउट्स हैं तो आप लोग बोलो पहले। बोलो बच्चों। नो सर, नो सर। कोई डाउट्स नहीं है? सर लास्ट इलस्ट्रेशन में था। कौन सी इलस्ट्रेशन में? 9th। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या प्रॉब्लम है बेटा, बोलो। सर वो समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार बता दो। हमें नेट सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, नेट सेल्स हमें गिवन है नहीं, हमें नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अंदर। सॉरी, नेट सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है और ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख। 1 लाख रुपीज का। और जीपी का आपको रेट दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, वो बोल रहा है 20% ऑन सेल्स। बस यही तो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, यही तो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है क्या? नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा 20% ऑन सेल्स यानी इफ द अमाउंट ऑफ सेल्स, इफ द सेल्स इज इक्वल टू 100 देन ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना? 20 रुपीज। यस और नो? यस सर। और अगर ये आपको पता है कि सेल्स में से अगर हम जीपी लेस करें तो आता है क्या है? 80 क्या आया? COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी अगर 80 रुपीज COGS है तो ग्रॉस प्रॉफिट है 20 रुपीज। अगर 1 रुपी COGS है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 20/80 और COGS आपको दे रखा है 1 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? इंटू 1 लाख कर दो, 25,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 25,000 रुपीज। ठीक है, अब COGS आपका 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज में अगर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ऐड कर दें COGS में तो आ जाएंगी आपकी सेल्स 1,25,000 रुपीज। क्या दिक्कत है बेटा? इतना इजी क्वेश्चन तो है। कोई डाउट है क्या अभी? नो सर। अब हम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेक्स्ट अकाउंट के बारे में आज पढ़ेंगे।
द नेम ऑफ द अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेज नंबर है आपका 21.12. गिवन है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहली बात, दिस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट था. क्यों? क्योंकि वहां पे गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट्स हम क्या करते थे, इनकॉर्पोरेट करते थे. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स. यानी गुड्स को या जो हमारे फिनिश गुड्स हैं उनको सेलेबल स्टेट में लाने तक के सारे एक्सपेंसेस कहां आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं. एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. फॉर व्हाट पर्पस ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? बोलो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. अरे क्या जवाब दे रही हो डिंपल, क्या हो गया आज? ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड और ग्रॉस लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है ना? क्या हो गया आज? सर तो- हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा था. नहीं, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बोला था. क्वेश्चन ध्यान से सुना करो. तो अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर. नेचर वाइज बात करें तो ये अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है. इसलिए नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दैट रूल विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो. अब ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे. और जो इनडायरेक्ट नेचर की इनकम्स हैं या गेन्स हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होंगे. ठीक है? इस अकाउंट को बनाने का पर्पस ये है कि दिस account is prepared for the purpose of calculating net profit और net loss. या तो ऑर्गेनाइजेशन नेट प्रॉफिट अर्न करेगा या नेट लॉस सफर करेगा. बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर. अब आपको दे रखा है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पॉइंट्स देख लो. टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बता चुका मैं आपको. कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. मान लो हमारा लास्ट ईयर है 2019-20 और करंट ईयर था हमारा 2020-21. लास्ट ईयर हमें नेट प्रॉफिट्स हुए मान लो 80,000 रुपीज के, और करंट फाइनेंशियल ईयर में हमें नेट प्रॉफिट हो रहे हैं 1,20,000 रुपीज के. तो अगर अदर थिंग्स रिमेन द सेम, अगर बाकी चीजें सेम हैं, यानी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वो भी सेम लेवल पे है, एक्सपेंसेस हमारे उसी अकॉर्डिंग रहे जैसे लास्ट ईयर थे, उसी अकॉर्डिंग करंट ईयर हमारे एक्सपेंसेस रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर परफॉर्म किया है. भाई देखो, जब आप 12th में आओगे तो एक चैप्टर आता है आपका रेशियो एनालिसिस. वहां पर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें से एक रेशियो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो. मैंने क्या नाम लिया? नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स. सेल्स here मीन्स नेट सेल्स इंटू 100. ये फॉर्मूला होता है. अब मैं बोलूं कि लास्ट ईयर भी हमारी सेल्स कितनी थी? 2 लाख रुपीस,
और करंट ईयर में भी हमारी सेल्स कितनी है 2 लाख रुपीस, ठीक है ना। लास्ट ईयर की हमारी सेल्स कितनी थी 2 लाख की सेल्स पे हमने 80,000 का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कमाया लास्ट ईयर, और करंट ईयर में भी हमारी नेट सेल्स तो 2 लाख ही है, लेकिन हमारे नेट प्रॉफिट हो गए 1,20,000 रुपीज। अब आप कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इन 200 कितना आया बच्चों 40%। यस और नो? देखो चुप नहीं बैठना, आप लोगों को जवाब देना है। 40% आई। और इस ईयर में करंट ईयर में 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इन 200 कितना आ रहा है बच्चों 60%। तो आप कंपैरिजन कर पा रहे हो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर परफॉर्म किया है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो था 40%, यानी इन कंपैरिजन टू सेल्स लास्ट ईयर हमारे नेट प्रॉफिट कम थे, जबकि करंट ईयर में इन कंपैरिजन टू सेल्स हमारे नेट प्रॉफिट्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। बेटा जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर करंट ईयर में कोई एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हुए हैं, तो मैनेजमेंट उन एक्सपेंसेस पे प्रॉपर कंट्रोल लगा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब हर साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और जो एनालिस्ट हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, वो देखेगी हर एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो गए हैं तो उस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा कि भाई ये एक्सपेंसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़े, क्या रीजन था। देखो अगर हमारी सेल्स बढ़ रही है और फिर हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसके प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं तो एप्रोप्रिएट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सेल्स बढ़ी नहीं और हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, सेल्स तो आपकी एनहांस की नहीं, लास्ट ईयर में 2 लाख थी, करंट ईयर में भी 2 लाख ही है सेल्स, लेकिन लास्ट ईयर मान लो आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे 40,000 रुपीज के और करंट ईयर में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में बोलूं 80,000 रुपीज के, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 40,000 से बढ़े 100% बढ़ गए, तो उसका इफेक्ट सेल्स में नजर भी तो आना चाहिए। भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपने किए हैं तो सेल्स में उसका इफेक्ट भी तो नजर आना चाहिए। तो अगर कोई एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। बोलो क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बेटा ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो हमने जब ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहां पर हमारा आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अब जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के बाय इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स वो यहां पर होंगे क्रेडिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट नेचर की इनकम्स एंड गेन्स को ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आप लेस करोगे तो आता है या तो नेट प्रॉफिट, या फिर अगर टोटल ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज ग्रेटर देन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट इनकम्स तो आ जाएगा आपका नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर होता है प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स आप बना रहे हो, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोप्राइटर ही बियर कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो ही कर रहा है, बिजनेस से रिलेटेड सारे रिस्क वो ही बियर कर रहा है। तो बिजनेस से अगर रिवॉर्ड्स मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ नेट प्रॉफिट तो वो ही तो रिवॉर्ड्स लेगा।
यस और नो? जो मेहनत करेगा बिजनेस में, जिसका बिजनेस है, जो मेहनत कर रहा है सारे पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में उसने इतनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, जो रिस्क बियर कर रहे हैं, तो बिजनेस से जो प्रॉफिट्स होंगे उसका फायदा कौन लेके जाएगा, उसका बेनिफिट कौन लेके जाएगा? प्रोप्राइटर लेके जाएगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? क्लियर? और वैसे भी जब हमने इनिशियल चैप्टर पढ़े थे, मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, याद करो। तो मैंने तुम्हें बताया था अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट इंक्रीज किस साइड होता है बच्चों? जवाब आप दोगे। सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। अब देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो प्रॉफिट अगर किसी पर्सन को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल एनहांस होगी या रिड्यूस होगी? सर एनहांस होगी, बढ़ेगी सर। तो एंट्री क्या हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही तो आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश लगा के आप लिखोगे नेट प्रॉफिट, और अमाउंट कॉलम में आप लिखोगे प्रॉफिट का अमाउंट। बोलो क्लियर? यस सर। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, वैसे तो मैं बोर्ड पे आपको समझा ही चुका हूं। एक बार बुक में से आप रीड करना चाहते हो मेरे साथ तो रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। A profit and loss account is started with the amount of gross profit or gross loss brought down from the trading account. अगर gross profit है तो by gross profit brought down, और अगर gross loss है तो मैं इस साइड लिखूंगा to gross loss brought down, और amount कॉलम में लिखा जाएगा। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों में से एक ही आइटम आ सकता है, दोनों तो एक साथ पॉसिबल नहीं है। As such, all those expenses and losses which have not been debited to the trading account are now debited to profit and loss account. अब जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट नहीं हुए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमारे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं, तो जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट नहीं हुए, उनको कहां डेबिट करोगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। अब जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, इनको हम क्लासिफाई कर देते हैं इन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है ना? तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना? ये कहां पर आएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। और सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में, जैसे रेंट का पेमेंट किया, ऑफिस लाइटिंग एक्सपेंसेस किए, आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस किए, ये आ जाते हैं आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। बोलो क्लियर? यस सर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, बुक के अंदर आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट गिवन है, उनको आपको लर्न नहीं करना है। ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में धीरे धीरे सेट होंगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो उस लिस्ट को लर्न करने से बेटर है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? लिस्ट को लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो these expenses include administrative expenses, selling expenses, distribution expenses, etc. These are called indirect expenses. अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, अंडरलाइन करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड एज सच ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर शोन ऑन इट्स डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड। बोलो क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब आपको दे रखा है आइटम्स रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं इनडायरेक्ट नेचर के, दोज विल शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी अगर मैं अगेन फॉर्मेट बनाऊं तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखोगे टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस आया है तो सबसे पहले दिखाएंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है ना। इसके अलावा क्रेडिट साइड में आपके बाय इनकम्स एंड गेन्स किस नेचर की, इनडायरेक्ट नेचर की, ध्यान रखना इनडायरेक्ट नेचर की। तो बोलो इसमें कोई डाउट्स हैं, डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? नो सर। ये पॉइंट्स पढ़ोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी नॉलेज इनसे रिलेटेड आपको दे चुका हूं। अब यहां पर मैंने प्रीवियस पेज पे भी मैंने बताया था, जब मैं ओवरव्यू दे रहा था मैंने आपको बोला था कि आफ्टर पुटिंग ऑन द क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट नेचर ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, एंड आफ्टर पुटिंग office and administrative and selling and distribution expenses on the debit side of profit and loss account, if the total of credit side exceeds the total of debit, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल है 2 लाख रुपीज और डेबिट साइड का टोटल है मान लो 1,20,000 रुपीज, तो जो 80,000 रुपीज आया ये है आपका नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर अपोजिट सिचुएशन हो, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीज, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,80,000 रुपीज, तो 20,000 जो क्रेडिट साइड में शॉर्ट है दैट इज नेट लॉस, दैट विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये टॉपिक आप इजीली कर सकते हो अपने खुद के लेवल पे, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो कल की क्लास में आप लोग मेरे से पूछोगे। क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको क्लोजिंग एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है तो क्लोजिंग एंट्रीज आप कैसे पास करोगे। तो क्लोजिंग एंट्रीज में मुझे बताओ, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, तभी तो क्लोजिंग एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको लिख देता हूं इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस द अबव एंट्री विल बी, बोलो बेटा, विल बी रिवर्स्ड। क्लियर है ना। अगर ग्रॉस लॉस होगा, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होगा उस केस में। तो यस और नो, जवाब दो बच्चों, क्या हुआ? यस सर। इसके बाद प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद जितने भी आपके इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट हैं, उनके जो फाइनल बैलेंसेस हैं अकाउंट में, उनको ट्रांसफर करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव expenses, 2 selling and distribution expenses। अब जो डिफरेंट अकाउंट होंगे ना उनके नाम लिखे जाएंगे, जैसे टू सैलरी अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू बेड डेट्स अकाउंट। समझ में आ रही है बात? टू इंटरेस्ट पेड अकाउंट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट अकाउंट, लाइक दैट। ऐसे नहीं लिखने हैं आपको, टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू सेलिंग, क्योंकि जो लेजर अकाउंट्स आपने लेजर बुक में ओपन कर रखे हैं, जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं, जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट हैं, उनका डेबिट बैलेंस होगा उन अकाउंट्स में। उन अकाउंट्स का जो फाइनल बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो एंट्री क्या पास करोगे? जैसे मान लो सैलरी अकाउंट आपने बना रखा था लेजर में, सैलरी अकाउंट, जब आपने सैलरी का पेमेंट किया आपने एंट्री क्या की होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मान लो 20,000 रुपीज सैलरी अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ईयर एंड में एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपीज एंड दिस सैलरी अकाउंट विल बी क्लोज्ड। अब इस एंट्री को पास करने से सैलरी अकाउंट क्लोज होता है, इसलिए इनको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज। बोलो क्लियर? यस सर। इसके बाद जितनी भी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम्स हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है क्रेडिट। तो एंट्री करोगे जैसे रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना? इन अकाउंट्स के जो फाइनल बैलेंसेस होंगे उनको कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जैसे ही ये क्लोजिंग एंट्री पास करोगे, ये जो इनकम्स अकाउंट आपके लेजर अकाउंट में ओपन थे ये हो जाएंगे क्लोज। भाई इनकम्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, और वो इनकम या वो गेन्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ले आओगे। बोलो क्लियर है? यस सर। इसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल एक्सीड करता है डेबिट साइड को, तो नेट प्रॉफिट है, एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप ये होगा क्लियर आप लोगों को। तो नेक्स्ट पेज पे देख लो, सारी क्लोजिंग एंट्रीज आपको गिवन है। फर्स्ट एंट्री आपको प्रीवियस पेज पे गिवन थी फर्स्ट एंट्री आपको प्रीवियस पेज पे गिवन थी, जहां पे वो बोल रहा था अकाउंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय मींस ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। तो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितने भी हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए। इन्होंने एक एंट्री पास नहीं की है, जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वो एंट्री भी तो होगी। वो एंट्री यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन कोई कंफ्यूजन मत रखना, वो एंट्री हम करते हैं। ठीक है ना? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है तो उस एंट्री को भी आप पास करोगे। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए, जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं इनडायरेक्ट नेचर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। और उसके बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड को एक्सीड कर रहा है तो नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड को एक्सीड कर रहा है तो दैट विल बी अ नेट लॉस एंड विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। बोलो बच्चों, कोई डाउट्स हैं?
कोई नो डाउट? सर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है ना वो भी ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही होता है, बस टाइटल चेंज होगा। यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, वही लिखना पड़ेगा क्योंकि एक पीरियड के लिए बनता है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर जिस डेट पे एंड हो रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग लिखो या फॉर द ईयर एंडेड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मत लिख देना एज एट 31 मार्च 21, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बनता, ये किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं बनता, ये पूरे एक पीरियड के लिए ट्रू एंड फेयर होता है, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद 4 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, second column is for amount, third column is for particulars and fourth column is for amount, then rupee and rupee sign। उसके बाद नीचे की सारी डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब पेज नंबर 21.14 और 21.15 इसके ऊपर देखो, यहां पर आपको देखो ये ऑफिस एक्सपेंसेस की, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की एक पूरी लिस्ट गिवन है। और नेक्स्ट पेज के ऊपर 21.15 पे ये देखो आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की लिस्ट गिवन है, और इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस और गिवन है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस और गिवन है लाइक डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, entertainment expenses, conveyance expenses, donation and charity, loss on sale of assets and to net profit transfer to capital account। इनको केवल आपको पढ़ना है, और जहां डाउट्स हो मेरे से पूछना कि सर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों डाल रखा है, इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों डाल रखा है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी या तो वो एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड होंगे या ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से यानी प्रशासन से रिलेटेड खर्चे, के ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोप्रिएटली चलाया जाए उससे रिलेटेड खर्चे होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी गुड्स को सेल करने से रिलेटेड या सर्विसेज सेल करने से रिलेटेड खर्चे, या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड खर्चे, वो कहाँ आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने साथ, आपको ये लिस्ट लर्न नहीं करनी। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 10 to 12 डेज में जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली अपने आप क्लियर हो जाएंगी, इसलिए इस लिस्ट को लर्न करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार आप केवल एक रीडिंग दे सकते हो तो आपके माइंड में धीरे धीरे चीजें सेट हो जाएंगी। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तो जब हम वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ऐसा नहीं है हम यहाँ पर हेडिंग देंगे टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और फिर वो सिलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से चूज कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। ऐसे नहीं किया जाता है। हम बिना ये क्लासिफिकेशन किए कि भाई ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्लासिफिकेशन नहीं करते व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो केवल एक समझाने का तरीका है कि भाई देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सी बात है, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां पे आपको बिना कोई क्लासिफिकेशन किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। बोलो क्लियर? यस सर। तो आई होप यहां तक आप सबको सब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जाते जाते एक चीज और समझ जाओ, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे ना, केवल वो ही आएंगे आइदर इन द ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे, जैसे प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से फंड्स विड्रॉ किए, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, मान लो प्रोप्राइटर अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लेके जा रहा है आज शाम को जाते समय, ऑफिस से घर जाते समय, और उसने बिजनेस फंड्स में से 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो जो गिफ्ट के ऊपर एक्सपेंसेस हुए हैं वो ना ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे, दैट विल बी डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होंगे, और जो
अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स है वो ना तो ट्रेडिंग में आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, उसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसके अलावा आपको कई बार क्वेश्चन में मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके अलावा आपको मिल सकते हैं टैक्स एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स। बेटा ये दोनों भी क्या हैं? दीज टू आर ऑल्सो ड्रॉइंग्स। बेटा बिजनेस का कोई लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी ना होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोप्राइटर ने किसका कराया होगा? या तो खुद का या अपने फैमिली मेंबर्स का। अगर उसका पैसा वो बिजनेस फंड्स में से दे रहा है तो क्या है वो? ड्रॉइंग्स। बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो भाई जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हुए वो प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ना हमने, यस और नो? जो नेट प्रॉफिट हुए वो प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रोप्राइटर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो जो भी उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा है वो तो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है ना, बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी ना वो। यस और नो? यस सर। तो जो अगर लिखा आता है क्वेश्चन में इनकम टैक्स तो कोई डाउट मत रखना माइंड में, दैट इज ड्रॉइंग्स एंड विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। लेकिन अगर लिखा आए इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, तो अगर आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी तो उसको बैलेंस शीट में ले जाना लायबिलिटी साइड में, और अगर इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी तो उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे असेट साइड में। ठीक है ना? ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इस बारे में, कोई डाउट मत रखना। जीएसटी से रिलेटेड अभी अपने माइंड में कोई डाउट्स मत रखो, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर इनकम टैक्स आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है, तो दीज टू आइटम्स आर ड्रॉइंग्स एंड विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्लियर? यस सर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे आगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स में आपको समझा चुका हूं। कल की क्लास में पहले में आप लोगों की कोई क्वेरीज हो इस डिटेल से रिलेटेड पहले वो देखेंगे। अगर कोई क्वेरीज नहीं होती तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम फर्दर इलिस्ट्रेशंस करेंगे रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाद में फिर बैलेंस शीट का पोर्शन बचा है। ज्यादा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। जल्दी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।